हेलो, आप इसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 8 में आज हम शुरू कर रहे हैं पादपों के अनिवार्य खनिज पोषक। ध्यान रखिए, पादपों में कुल 60 प्रकार के खनिज पोषक पाए गए हैं, लेकिन इसमें से अनिवार्य केवल 17 ही है। तो ये जो 17 अनिवार्य खनिज पोषक है, इनका मापदंड क्या है? तो अनिवार्यता के निर्धारण की कुछ शर्तें हैं। ये जो 4 शर्तें आप देख रहे हैं, इन शर्तों की पालना जो पोषक तत्व करेंगे वही अनिवार्य खनिज पोषक कहलाएंगे। पहली, वह खनिज पोषक पादप की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए अपरिहार्य होना चाहिए, यानी बहुत ही जरूरी होना चाहिए। बिना उस खनिज पोषक के पादप में जनन और उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। दूसरा, अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, अर्थात उस तत्व की कमी कोई दूसरे तत्व द्वारा पूरी नहीं हो जानी चाहिए। तीसरा, उपापचय क्रिया में वह तत्व प्रत्यक्ष सम्मिलित रहता है, डायरेक्ट भाग लेना चाहिए। और चौथा, उसकी कमी से पादप में विशिष्ट लक्षण पैदा होने चाहिए। तो ये जो शर्तें जो तत्व अपनाएगा उस तत्व को हम अनिवार्य खनिज पोषक मानेंगे, और ऐसे तत्व 17 ही है। अब इन तत्वों का वर्गीकरण है वो मात्रा के आधार पर कैसे किया गया है? तो मात्रा के आधार पर इन तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वृद्ध या गुरु पोषक जो 9 है, और दूसरा सूक्ष्म या लघु पोषक जिनकी संख्या 8 है। अब वृद्ध या गुरु पोषक कौन होंगे? वे सभी खनिज पोषक जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में पाए जाते हैं, वो सभी वृद्ध या गुरु पोषक कहलाएंगे, जिनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए अगर पादप का हम 1 ग्राम शुष्क भार ले लें। अब इसके उदाहरण देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। इसी प्रकार सूक्ष्म या लघु पोषक कौन होंगे? वे सभी पोषक जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो 1 मिलीग्राम से भी कम होंगे वो सूक्ष्म होंगे, और जो 1 से लेकर 10 मिलीग्राम के बीच में होंगे वो वृद्ध पोषक होंगे। तो सूक्ष्म पोषक का उदाहरण देखें तो बोरॉन है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, निकल है और फेरम है। अब ध्यान रखिए, कुछ खनिज पोषक मध्यवर्ती भी कहलाते हैं, जिसका उदाहरण है Fe और B, यानी फेरम और बोरॉन। ये जो वृद्धमात्रिक खनिज पोषक है वो वापस कुछ होते हैं प्राथमिक वृद्धमात्रिक और कुछ होते हैं द्वितीयक वृद्धमात्रिक। जो प्राथमिक वृद्धमात्रिक खनिज पोषक है उसका उदाहरण है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और द्वितीयक वृद्धमात्रिक खनिज पोषक इसका उदाहरण है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यानी NPK इसकी आवश्यकता पादप को सबसे ज्यादा होती है। अब लाभदायक या कार्यात्मक तत्व क्या होते हैं? तो ये जो अपने 17 अनिवार्य खनिज पोषक पढ़े, इनके अतिरिक्त कुछ खनिज पोषक ऐसे भी होते हैं जो उस श्रेणी के पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। इन 17 तत्वों के अलावा कुछ और तत्व भी होते हैं जो उस श्रेणी के पादपों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उन्हें कहते हैं लाभदायक या कार्यात्मक तत्व, जैसे Na है, Si है, Ca है और Fe है। अब हम पढ़ते हैं कार्य के आधार पर खनिज पोषकों का वर्गीकरण है, वो 4 हिसाब से बांटा गया है। पहला है संरचनात्मक तत्व, ऐसे तत्व जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, DNA, RNA इन सब के निर्माण के घटक होते हैं, जैसे CHON। उसी प्रकार ऊर्जा संबंधी तत्व जो ऊर्जा यौगिक बनाने में काम आते हैं, जैसे ATP में फास्फोरस, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। एंजाइम सक्रियक, यानी वे खनिज पोषक जो एंजाइम के सक्रियण का कार्य करते हैं, जैसे Mn यानी मैग्नीशियम, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है और मोलिब्डेनम। और परासरणी कार्य जो पादप कोशिका की परासरण का नियंत्रण करते हैं, जैसे पोटेशियम और क्लोरीन। अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा था खनिज पोषक, कुछ वैज्ञानिकों के अलावा कुछ अखनिज पोषक भी होते हैं। और अखनिज पोषक किसे मानेंगे? जो पादप को मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब खनिज पोषक भी होंगे जिन्हें पादप मृदा से प्राप्त करता है, जबकि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो जल और वायु से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहेंगे हम अखनिज पोषक, जैसे CHO। इसमें C और O है, ये CO2 और O2 से प्राप्त होती है, जबकि H है वो H2O से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि और इसकी अवशोषण क्रियाविधि दो प्रकार से संपन्न होती है, निष्क्रिय अवशोषण और
सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में वापस 3 सिद्धांत है। पहला संहति प्रवाह सिद्धांत या परिकल्पना, दूसरी आयन विनिमय सिद्धांत और तीसरी डोनन साम्य अवस्था। जबकि सक्रिय अवशोषण के अंदर वाहक संकल्पना, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना और विद्युत रासायनिक प्रवणता। अब पहले पढ़ते हैं निष्क्रिय अवशोषण। इसमें क्या होगा, जब वो खनिज पोषक या खनिज आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, यानी मृदा में उसकी सांद्रता उच्च होती है और मूल यानी पादप कोशिका में उसकी सांद्रता निम्न होती है, और इस कार्य के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पहला है संहति प्रवाह परिकल्पना। ये कहती है कि जब जड़ें जल का अवशोषण करती है तो साथ साथ में खनिज पोषकों का अवशोषण भी हो जाता है। दूसरा आयन विनिमय सिद्धांत, ये कहता है कि पादप कोशिका धनायन के बदले धनायन लेती है, यानी जब वो मृदा को धनायन देती है तो बदले में कोई दूसरा धनायन मृदा से अवशोषण कर लेती है। उसी प्रकार अगर पादप कोशिका ऋणायन का त्याग करती है तो बदले में मृदा से ऋणायन का अवशोषण कर लेती है। तीसरा है डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। ये दिया था डोनन ने। ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों के एकत्रण को समझाता है। इसके अनुसार कोशिका का जो आंतरिक और बाह्य वातावरण है, इसके बीच में आयनों का संतुलन बनाए रखना चाहती है, यानी वो अपने अंदर और बाहर के वातावरण के बीच में कोशिकाओं का साम्य अवस्था लाना चाहती है। लेकिन कोशिका में कुछ अविसरणशील आयन भी होते हैं और इन आयनों के कारण कोशिका वो साम्य अवस्था प्राप्त नहीं कर पाती है, और साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए निरंतर खनिज लवणों का आदान प्रदान करती रहती है। ये थे निष्क्रिय। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण। इसमें क्या होगा, वो खनिज पोषक अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, यानी मृदा में उसकी सांद्रता कम होगी और मूल कोशिका में उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और इस कार्य के लिए एटीपी के रूप में एंजाइम की आवश्यकता होगी। इसमें पहला है वाहक संकल्पना। ये जो दिया था वो था डैन हॉर्नट ने इसको प्रस्तुत किया था। इसमें अगर अपन देखें तो ये बाह्य द्विक स्थान है जहां से आयन को लिया जा रहा है। ये पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली अपन ने दर्शाई है, और ये आंतरिक द्विक स्थान है जहां पर उस आयन को जाना है, यानी इस आयन को इस कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर की ओर आना है। और याद रखिए कोशिका झिल्ली है, ये आयनों के लिए अपारगम्य होती है। तो इसके अनुसार कोशिका झिल्ली पर कोई विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं जो इन आयनों को बाह्य द्विक स्थान से आंतरिक स्थान पर लेकर जाते हैं, इन्हें वाहक कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये जो आयन वाहक है, ये वाहक सबसे पहले आयन को अपने से जोड़ते हैं, और जोड़ने पर वाहक आयन सम्मिश्रण का निर्माण होता है, और इस क्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये वाहक इस कोशिका झिल्ली में गति करता हुआ झिल्ली के दूसरी ओर आता है और उस आयन को आंतरिक द्विक स्थान पर त्याग देता है और खुद गति करके वापस पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार वाहक के माध्यम से आयनों को कोशिका झिल्ली के दूसरी ओर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें ध्यान रखिए धनायन के लिए अलग वाहक और ऋणायन के लिए अलग वाहक की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं अपन आयन पंप या साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। ये परिकल्पना लुडेगार्ड और बर्सस्ट्रॉम द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और ध्यान रखिए ये परिकल्पना केवल ऋणायनों के लिए ही उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार ऋणायन होते हैं, इनका अवशोषण कोशिका झिल्ली पर पाए जाने वाले साइटोक्रोम नामक प्रोटीन द्वारा होता है। ये प्रोटीन एक दूसरे से होते हुए उस आयन को कोशिका की दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। इसके अनुसार जो धनायन है, इनका अवशोषण निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा होता है। धन्यवाद।